आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भी कोई इनकलाबी इस्लाहात लाई जाती हैं तो इख्तलाफात का सामना करना फितरी बात है। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के सिलसिले में आज राज्यसभा में जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी तरह की तहरीकों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तहरीकें जरूरी है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के गैर मुनक़सिम एतक़ाद का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से भी खेल में तब्दीलियों की इस्लाहात पर कामयाबी से अमल दरामद हुआ। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि नए ज़राए क़वानीन से मुल्क में छोटे और बहुत छोटे किसानों की बहबूद का रास्ता हमवार होगा। ज़राए क़वानीन का मकसद 12 करोड़ छोटे और बहुत छोटे किसानों की उमंगें पूरी करना है। सरकार की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ इस्लाहात और स्कीमों को उजागर करते हुए मोदी ने कहा कि 2014 में फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाए जाने से 90,000 करोड़ रुपए मालियत के दावे निपटाए गए, जिससे मुल्क में छोटे किसानों को फायदा हुआ। लेकिन जरा वो दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थी। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए, तब भी जो आशंकाएं हुई, जो आंदोलन हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल ये था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि ऐसा है हाथ जल जाएंगे और किसान नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएं हैं। और अंत में शास्त्री जी को सी सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की। सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को। ये सब कुछ लेफ्ट वाले जो आज भाषा बोलते हैं, वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बर्बाद करने वाला बताया गया था। देश भर में हजारों प्रदर्शन आयोजित हुए थे, बड़ा मूवमेंट चला था। इसी माहौल में भी लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद की सरकार जो करती रही, उसी का परिणाम है कि जो हम कभी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को राज्यसभा को बताया कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने न सिर्फ पाकिस्तान की मज़मूम कार्रवाइयों को सिर्फ सरहदों तक ही महदूद कर दिया, बल्कि इनका भरपूर जवाब भी दे रहे हैं। सवालिया वक्त के दौरान वज़ीर ने ऐवान को यह भी बताया कि 11 राफेल लड़ाका तैयारे मुल्क में पहुंच चुके हैं और इस साल मार्च तक इनकी तादाद 17 हो जाएगी। सिंह ने मजीद कहा कि लड़ाका तैयारों का पूरा बेड़ा अप्रैल 2022 तक मुल्क पहुंच जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, सुस्ती होने का तो कोई सवाल नहीं है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी फौज ने जिस तरह से अमल किया है, पाकिस्तान की कार्रवाइयों को सिर्फ सरहदों तक ही महदूद किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज, BSF और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की जानी चाहिए। ये कहते हुए कि सन 2020 में जंगबंदी की 4,649 खिलाफ वर्जियां हुई, सिंह ने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से चौकस हैं और वो पाकिस्तान की मज़मूम कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दे रही हैं। सिंह ने ऐवान को यह भी बताया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 101 दिफा से मुताल्लिक़ अशिया भारत में तैयार की जाएंगी और दरामद नहीं की जाएंगी। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सेना ने जिस प्रभावी तरीके से कार्रवाई की है, अथवा इसके पहले भी की है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार आने के बाद ही सेना ने कार्रवाई की, कि
अब पाकिस्तान की शरारतों को सीमा तक ही हमारी सेना ने सीमित कर दिया है। सभापति महोदय, सचमुच जिस प्रकार की कार्रवाई हमारी सेना के द्वारा की जाती है, हमारे बीएसएफ के द्वारा की जाती है और दूसरी जो हमारे फोर्सेज हैं उनके द्वारा, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। और जिस प्रकार की कार्रवाई इस समय हो रही है, मैंने कहा कि सीमा तक ही पाकिस्तान की हरकतों को अब सीमित कर दिया हमारी सेना ने, तो उनका तो सचमुच अभिनंदन किया जाना चाहिए। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सेना ने जिस प्रभावी तरीके से कार्रवाई की है, अथवा इसके पहले भी की है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार आने के बाद, माननीय सूरज को जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक हमारे 11 रफेल यहां पर आ चुके हैं और इसी मार्च तक 17 रफेल भारत की धरती पर होंगे और अप्रैल 2022 तक हमारे सारे रफेल भारत में आ जाएंगे। थैंक यू महोदय। मैं माननीय सूरज को जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक हमारे 11 रफेल यहां पर आ चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बचाव और इमदादी कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। वहां कल एक ग्लेशियर के टूट जाने से शदीद सैलाब आ गया था और बड़े पैमाने पर तबाहकारी हुई। चमोली जिले इलाके में ऋषि गंगा के तपुआन के बिजली प्रोजेक्ट के नजदीक धौली गंगा दरिया में शदीद सैलाब की कैफियत पैदा हो गई थी। अब तक 11 लाशें मिली हैं और ऋषि गंगा बिजली एनटीपीसी प्रोजेक्ट 27 लोगों को बचाया गया है। एसएसबी, आईटीबीपी और महकमा दिफा के एहलकार बचाव कार्रवाई में लगे हुए हैं। फौज और फिजाइया ने भी अपनी अपनी टीमों को वहां लगाया है। उत्तराखंड के वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। जिला इंतजामिया की पूरी टीम इलाके में बचाव और इमदादी कार्रवाई में लगी हुई है। टनल में 35 अफराद के फंसे होने का अंदेशा है और इन्हें बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। करता हूँ और जैसे कि हम आउटफॉल इंटेक टनल पे थे तो हम फेस पे काम कर रहे थे, तो फेस पे जैसे ही काम चला तो हम फेस पे क्राउन लगा रहे थे सर। क्राउन लगाते एक खाली आवाज़ आई कि बाहर निकलो निकलो निकलो। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। जैसे हम बाहर दौड़ने लगे तो वैसे पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि सीधा फोर्स सीधा टनल के मतलब मुंह पे घुस गया। हम बाहर नहीं निकल पाए इसके कारण। तो टनल पर इतना पानी आ गया कि हमने सीधा ऊपर वो पकड़ा, टनल के जो होता है क्राउन बोलते हैं ना, क्राउन को पकड़ लिया। तो क्राउन को पकड़ा तो उसको पकड़े रखे कम से कम आधा 1 घंटा लगा। हमने कहा कि जान तो बचानी है, तो आधा 1 घंटा लगा। तो हमने उसको पकड़ा तो पानी का बहाव जैसे ही मतलब कम होता रहा। उसके बाद हमने धीरे धीरे नीचे उतरे तो दलदल में थोड़े बड़े बड़े पत्थर थे, उसमें हमने थोड़ा सा सांस ली। उसके बाद हमने उम्मीद छोड़ ली थी, कि हम नहीं बच पाएंगे। जैसे हमने 300 मीटर दूर से 300 मीटर से दूर चलते टनल के फेस पे पहुंचे। हमें थोड़ा सा एक रोशनी जैसे दिखाई दी, छेद जैसा। तो जैसे दिखाई दी तो हमने देखा गरीब वर्कर्स की पेट की आग बुझाने के लिए तेलंगाना के राजभवन में अनम के नाम से गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने खुसूसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के जरिए रोजाना तकरीबन 500 वर्कर्स के लिए खाने का मुफ्त इंतजाम किया जाएगा, जबकि मामूली कीमत पर दोपहर और रात का खाना फराहम किया जाएगा। गवर्नर और इनके शो ने राजभवन के कम्युनिटी हॉल में इस प्रोग्राम का आगाज किया है। And I laud the new education policy. Apart from providing lunch to the children, the new education policy, when it is implemented, the breakfast is going to be provided to children. So that is in the scheme. So first, as a pioneer scheme, we wanted to provide breakfast to the children, and I
not only to the children, I have seen our gardeners, our women working early in the morning. I used to think they have come from the house early morning, whether they would have had time to cook their food or they would have taken anything for them. So many times I have noticed them when I start my working in the garden. So I thought along with our students, the poor gardeners and the GHMC workers, as Mr. Ravi is in charge, he knows about the problem. So I thought we have to provide breakfast. So first we thought whether we can arrange or we can cook from the arrangements in Raj Bhavan. But when we met Satya Sai Baba Seva Trust, वजीर बल्दिया नज़्म नक्स केटी रामा राव ने श्रीसला का दौरा करते हुए रैत विधेयक का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर जिले में रैत विधेयक का क़याम अमल में लाते हुए किसानों को एक मुकाम पर बैठने के अलावा कई एक सहूलतें फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि क्या इनकी जेर इख्तिदार रियासतों में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बर्फ की सरबराह की जा रही है, क्या किसानों को ऋतु बीमा की सहूलत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना वबा के दौरान मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां किसानों से अनाज की खरीदी के इकदाम किए गए और किसानों को कई एक सहूलतें फराहम की गई। केटी रामाराव ने बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ सर पर शमला बांध लेने से किसानों की तरक्की नहीं हो जाती, इसके लिए काम करना पड़ता है जो टीआरएस हुकूमत कर रही है। इस तकरीब को नायब सदरनशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने भी मुखातिब किया। 25,000 రూపాయల వరకు ఉన్న రుణాలన్నింటినీ ఇప్పటికే మాఫీ చేయడం జరిగింది। మిగతాయి కూడా దఫదఫాలుగా చేయడం జరుగుతుంది। తప్పకుండా అది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి మనసులో ఉన్నది। రైతులకు ఎంత చేసినా తక్కువనే అనే ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారి మనసులో ఉందనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఇగో మీరు అక్కడ చూస్తే రైతు బంధు, నీటి తీరువా గట్టుడు, భూమి శిస్తు గట్టుడు కాదు, ఉల్టా రైతుకే ఎదురిచ్చే పైసలిచ్చే, ఉల్టా రైతుకే పెట్టుబడినిచ్చే ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వమా కాదా ఒక్కసారి కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు చెప్పాలి। ఎవరన్నా నాయకుడు 70-75 ఏళ్ళు మేము ఇంతటోళ్ళం అంత నిలిగినోళ్ళు, మేము ఇంత గొప్పోళ్ళం అంత గొప్పోళ్ళం అని చెప్పి నెత్తికి ఆకుపచ్చ కండువా చుట్టుకొని పోజులు ఇచ్చిన వాళ్ళు, పోజులు కొట్టిన వాళ్ళు ఒక్కరన్నా ఆలోచన చేసిండ్రా? రైతుకు పెట్టుబడిచ్చే ప్రయత్నం చేసిండ్రా? కేసీఆర్ వచ్చే వరకు, కేసీఆర్ ఆ ప్రోగ్రాం పెట్టే వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా సోయి లేకుండే, మనం పెట్టినాకనే 11 రాష్ట్రాలు మనను చూసి వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు। ఇప్పుడే వినోద్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు ప్రధానమంత్రి కూడా మన ప్రోగ్రాం నచ్చి మన తర్వాత 2 ఏళ్లకు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన అని వాళ్ళు కూడా పెట్టిన మాట కూడా వాస్తవం। మనము మంచి ఎక్కడున్నా నేర్చుకోవాల్సిందే, తప్పేం లేదు। రైతు బీమా దేశంలో ఎక్కడ లేదు, ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు। ఒక రైతు సహజ మరణం పాలైనా, ఒక రైతు సహజంగా చచ్చిపోయినా ఒక సంస్కారవంతమైన ప్రభుత్వంగా ఆ రైతు కుటుంబంలో ధీమా నింపాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఒకే ఒక్క ప్రభుత్వం ప్రపంచంలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మాత్రమే 5 లక్షల రూపాయలు దినవారం కాకముందే ఆ రైతు కుటుంబానికి ఇచ్చి ఆ రైతు కుటుంబంలో భరోసా నింపుతున్నది ఒక కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మాత్రమే। वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि पाम ऑयल की काश्त से काश्तकारों को मुनासिब आमदनी हासिल होगी। उन्होंने बताया कि जिले में 50,000 एकड़ पर पाम ऑयल की काश्त करने का फैसला किया गया है। जिला सिद्दीपेट में जेडपी चेयरपर्सन रोजा राधाकृष्णा शर्मा की सरपरस्ती में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि पाम ऑयल की काश्त के फवायद से मुतालिक प्रिंट मीडिया के साथ साथ मास मीडिया के जरिए भी किसानों को समझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस फसल को काश्त करने वाले किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल की फसल की काश्त के साथ साथ रेशम कीड़े की काश्त से काश्तकारों को ज्यादा आमदनी होगी। इन फसलों की काश्त को इलाकाई सतह में मुआयने के लिए आने वाले अवामी नुमाइंदों और किसानों के लिए जिला खम्मम की जानिब से कर्नाटक रियासत में साइंस मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फसलों को हुए नुकसान और इसकी खामियों को दूर करने के लिए MPP और ZP सीरीज जिलाई सतह पर फसलों की पेशरफ्त का जायजा लेने की हिदायत दी गई है। इस मीटिंग में मेंबरान असेंबली रसामाई बालाकिशन, वी सतीश कुमार, रघुनंदन राव, जिलाई कलेक्टर वेंकट, मेंबरान पार्लियामेंट, ZPTC और तमाम सरकारी महकमों के जिला ओहदेदार शरीक थे।
रियासत तेलंगाना में कोरोना टीकाकरण मुहिम का दूसरा मरहला जारी है। इस मौके पर हैदराबाद के सीपी अंजनी कुमार ने पेटला बुरुज में वाक़ सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना का टीका लिया। इस मौके पर सीपी अंजनी कुमार ने कहा कि कोरोना वैक्सीन महफूज है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का मुस्बित रद्द अमल सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि इनके अलावा मुतादिद अफसरों ने भी टीके लगाए। इस तरह से पुलिस एहलकारों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने करीबी वैक्सीन मराकज जाकर टीका लें। वाज़ेह है कि हाल ही में डीजीपी महेंद्र रेड्डी, रचकुंडा, सीपी महेश भागवत और मुतादिद दिगर महकमा पुलिस के एहलकारों को कोरोना के टीके लगाए गए थे। కొంచెం అడ్డు సార్ కొంచెం మేడం మేడం అడ్డు జరగండి కొంచెం ఇంకా ముందుకు జరగమ్మా అమ్మా మేడం మేడం అడ్డు జరగమ్మా కొంచెం థ్యాంక్ యూ ఓకే చూసేమ్మా మేడం థ్యాంక్ యూ सिटी ट्रेनिंग सेंटर पेटला बुर्ज में दूसरे दिन का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है और आज टर्म के मुताबिक हमारा आज टर्म था और आज हमने भी वैक्सीनेशन लिया। हमारे साथ सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स सभी लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं और फर्स्ट डे के कंपैरिजन में आज रिस्पांस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। अभी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स लोग बता रहे हैं कि हर जगह हर सेंटर में काफी अच्छा रिस्पांस है और ऐसे मौके पे हम सभी पुलिस ऑफिसर को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जरूर आइए अपने सेंटर पे और वैक्सीनेशन कराइए। ये बिल्कुल सेफ है, इसका कोई रिएक्शन अभी तक कुछ नहीं हुआ है कहीं सभी लोग में। कुछ लोगों को माइनर फीवर अगर हुआ है वो भी 1-2 घंटे में सब ठीक हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। तो आप लोग बिना खौफ के जरूर आकर वैक्सीनेशन लें। ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए, आपके पूरे मोहल्ले और सिटी के सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे मौके पे हम हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को, सीनियर डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी काउंसिल के चेयरमैन गुद्दा सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत में हमलों से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जी सुखेंदर रेड्डी ने मटमपल्ली में बीजेपी कायदीन की जानिब से पुलिस पर हमले की मजम्मत सख्त की है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की पर वजीर आला KCR के खुलूस पर शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि अपने वजूद की बका के लिए ही बीजेपी कायदीन वजीर आला पर तनकीदें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि KCR मुश्तरका नलगुंडा जिले की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने रवा माह की 10 तारीख को हालिया में मुनक्किद होने वाले इजलास को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत के क़याम के बाद तेलंगाना में फीकस आमदनी बढ़कर 2.25 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पंजाब के बाद मुल्क में फसल उगाने वाली दूसरी बड़ी रियासत है। अपोजिशन जमातों को ऐसी सूरत हाल में समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि CM KCR की क़यादत में तेलंगाना तरक्की करेगा। దౌర్జన్యాలతోని ఏ పని కాదు, అదే చెప్పాను నేను। తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన గాంధీ మార్గంలో అహింసాయుతంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో జరిగింది కాబట్టి తెలంగాణ సిద్ధించింది। అది గమనించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉన్నది। దౌర్జన్యాలతోనో దీనితోనో దాంతోనో సూటిపూటి మాటలతోనో మాట్లాడితే దాంతో వచ్చేటువంటిది ఏమీ ఉండదు। చట్టం చెప్తుంది, చట్టమే దాని మీద చర్యలు తీసుకుంటుంది। దౌర్జన్యాలతోని ఏ పని కాదు, అదే చెప్పాను నేను। తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన గాంధీ మార్గంలో అహింసాయుతంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో జరిగింది కాబట్టి తెలంగాణ సిద్ధించింది। అది గమనించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉన్నది। దౌర్జన్యాలతోనో దీనితోనో దాంతోనో సూటిపూటి మాటలతోనో మాట్లాడితే దాంతో వచ్చేటువంటి
सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने मोटरसाइकिल रैली के साथ उप्पल पहुंचते हुए बीसी तबके की जानिब से मुनक़दा तकरीब को खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीसी तबके की तरक्की के लिए कई स्कीमात को रूबा अमल लाया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि बीसी भवन की तामीर सिर्फ कागजी सतह तक महदूद होकर रह गई, क्योंकि बीसी भवन की तामीर के लिए फंड्स मंजूर करने के सिलसिले में जो GO जारी किया इसमें से 1 रुपया भी मंजूर नहीं किया, जिसकी वजह से बीसी भवन की तामीरी कामों का आगाज ही नहीं हो सका। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली NVS प्रभाकर और दिगर मौजूद थे। कमीशन फेडरेशन स्कूल संघाలు పోయినాయి, కులవృత్తులు మొత్తం నాశనమైనాయి, బర్లు గొర్రెలు అంటున్నాడు, దానిలో పెద్ద స్కామ్ నడుస్తున్నది, వాళ్ళు ప్రజలు నమ్మిస్తాడు. నేను బీసీల పక్షపాతి బిడ్డ నీకు సంగతి చెప్తారు, ఇవాళ చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇవాళ ఇది తెలంగాణలో పరిస్థితి. ఇవాళ अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।